तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। जेनेटिक्स के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, पर्टिकुलरली ह्यूमन जेनेटिक्स में। किसी भी ह्यूमन फैमिली को किसी ट्रेट को पढ़ना हो कि वो किस तरह से एक फैमिली में इनहेरिट हो रहा है, किस तरह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास हो रहा है, या फिर ये पता करना हो कि कोई डिजीज़ नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगी या नहीं होगी, या उसके पास ऑन होने के कितने चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पढ़ सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस को फैमिली ट्री कह करके भी बुलाया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर एक पूरी फैमिली का चार्ट बनाते हैं जिसमें कुछ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और उन सिंबल्स की मदद से ये समझते हैं कि कोई कैरेक्टर एक फैमिली में उसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस किस तरह का है। तो पेडिग्री इनहेरिटेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअल में एक फैमिली चार्ट होता है, फैमिली चार्ट होता है जिससे हम किसी फैमिली के इनहेरिटेंस को ट्रेस कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, पेडिग्री एनालिसिस की क्या ज़रूरत है? पेडिग्री एनालिसिस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस के अंदर में जेनेटिक क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। भाई अगर हमें किसी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को पढ़ना होता है तो दो ही तरीके हैं, या तो हम उसका जेनेटिक क्रॉस करवाएं जैसे मेंडल ने करवाया था डिफरेंट टाइप के क्रॉस, लेकिन ह्यूमंस में क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। तो क्रॉस का एक ऑल्टरनेटिव होता है फैमिली चार्ट या फिर पेडिग्री चार्ट। सो फैमिली चार्ट या पेडिग्री चार्ट क्या है? इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू कंट्रोल्ड जेनेटिक क्रॉसेस। जो ह्यूमन कंट्रोल्ड जेनेटिक क्रॉस होते हैं उसका ऑल्टरनेटिव वर्जन है, उसका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है। पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, एक चार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उस चार्ट में जो सिंबल हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं, और उन सिंबल के क्या मतलब होते हैं पहले तो वो समझते हैं, तभी हम चार्ट के ऊपर जा पाएंगे। जो कॉमन सिंबल है, सबसे पहला एक स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर का मतलब होता है मेल इंडिविजुअल। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल इंडिविजुअल। सर्कल, सर्कल रिप्रेजेंट करता है फीमेल इंडिविजुअल, फीमेल इंडिविजुअल। अब अगर फैमिली को आगे बढ़ाना है तो मेल और फीमेल के बीच में मैरिज करवानी पड़ेगी ताकि नई जनरेशन प्रोड्यूस हो पाए। तो जब भी मेल और फीमेल के बीच में मैरिज होती है, मतलब एक सर्कल और एक स्क्वायर के बीच में हम एक लाइन इस तरह से पुट कर देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है इनके मैरिज को। कुछ ऐसी मैरिज भी होती हैं जो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में होती हैं, जैसे मान लो कज़न मैरिज, जो इंडिया में काफ़ी फेमस है, साउथ इंडिया में या फिर कुछ रिलीजन्स में। तो वहाँ पे जब कज़न मैरिज होती है तो उस टाइम पर दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक पर्टिकुलर डिग्री तक सिमिलर होता है। अब क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सिमिलर है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं वहाँ पे, इन दोनों के बीच में डबल लाइन ऐड की जाती है। ये भी मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये मैरिज क्लोज रिलेटिव्स के बीच में है, मतलब ऐसे रिलेटिव्स जिनका जेनेटिक मटेरियल कुछ हद तक सिमिलर होना चाहिए। तो इसको कजिन मैरिज भी बोलते हैं, कजिन मैरिज, या फिर हम इसको ज़्यादा अच्छा कंसेजनस मैरिज भी बोलते हैं, कंसेजिनस मैरिज। अब जब मैरिज होती है तो नई जनरेशन प्रोड्यूस होगी, इनके जो ऑफस्प्रिंग बच्चे प्रोड्यूस होंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो जो पेरेंट्स हैं उनके ऑफस्प्रिंग को हम लेफ्ट टू राइट, मतलब इस डायरेक्शन में ऑर्डर ऑफ बर्थ की फॉर्म में लिखेंगे। मान लो जो सबसे पहले एक लड़का पैदा होता है, सबसे बड़ा बेटा, फिर एक बेटी पैदा होती है, फिर एक बेटी पैदा होती है और लास्ट में एक बेटा पैदा होता है। तो ये जो लेफ्ट टू राइट हमने लिखा है, ये ऑर्डर ऑफ बर्थ की बात है, ऑर्डर ऑफ बर्थ की बात है, जिसमें फर्स्ट बॉर्न ये लेफ्ट वाला है और लास्ट बॉर्न ये राइट वाला है। ये इनके ऑफस्प्रिंग है, मतलब ये लोग आपस में सिबलिंग्स होंगे। जो बच्चे होते हैं दीज आर आपस में सिबलिंग्स, भाई बहन नहीं है। अब अगर डिजीज कंडीशन दिखानी हो या नॉर्मल कंडीशन दिखानी हो तो हम फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं वो समझते हैं। भाई अगर हमने एक इस तरह का स्क्वायर बनाया है या फिर इस तरह का सर्कल बनाया है, इनको बोलते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल। या इनके अंदर में जो ट्रेट है वो प्रेजेंट नहीं है, वो ट्रेट कुछ भी हो सकता है। जिस ट्रेट का इनहेरिटेंस हम स्टडी कर रहे हैं, मान लो अगर हम किसी डिजीज़ का इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हमने इस तरह से सर्कल या स्क्वायर बनाए हैं, इसका मतलब उनके अंदर में वो डिजीज़, वो ट्रेट नहीं है।
डिजीज़ वाली कंडीशन में फिर हम इसको नॉर्मल इंडिविजुअल बोल देते हैं। और अगर हम इनको कलर कर दें, मान लो हमने स्क्वायर बनाया, सर्कल बनाया, लेकिन इनके बीच में इस तरह से कलर कर दिया। कलर करने के बाद में ये इनके अंदर वो वाला पर्टिकुलर ट्रेट प्रेजेंट है, जो ट्रेट की हम स्टडी कर रहे हैं वो ट्रेट यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेट जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ ना कुछ डिजीज़ से रिलेटेड रहेगा। तो जिनके अंदर ये ट्रेट प्रेजेंट होता है उनको हम कॉमनली डिजीज्ड बोलेंगे, क्योंकि हम सारे के सारे ट्रेट्स जो हैं वो डिजीज़ पढ़ने वाले हैं। कॉमन ह्यूमन डिजीज़ को पेडिग्री चार्ट में स्टडी करेंगे। कैरियर इंडिविजुअल 12th लेवल पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैरियर वो कभी भी नहीं देगा, क्योंकि अगर वो कैरियर ही दे देगा तो आपके लिए क्वेश्चन बचता ही नहीं है। तो ठीक है, कैरियर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल और डिजीज्ड पढ़ने हैं। मान लो कि कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जो बर्थ के टाइम पर मर जाता है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ, ये बर्थ के टाइम पर ये बेबी प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन ये वहाँ पर इसकी डेथ हो गई। अगर हमें बहुत सारे बेबीज़ हैं और सबको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं करना, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक डायमंड शेप बनाते हैं और उसके अंदर में जितने बेबीज़ हैं उनको लिख दिया जाता है, जितने ऑफस्प्रिंग है उनको लिख दिया जाता है। मतलब यहाँ पे टोटल 5 चिल्ड्रन हैं और ये 5 चिल्ड्रन मिक्स होंगे, मतलब इसमें कुछ मेल हो सकते हैं, कुछ फीमेल हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। तो जब भी पेडिग्री बनाते हैं तो जिन रिलेटिव्स का हमसे बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं रहता, तो उनके बच्चे को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ पेडिग्री चार्ट के सिंबल। अब हम पेडिग्री चार्ट में किस तरह के कैरेक्टर्स, किस तरह की डिजीज़ को स्टडी करते हैं और कैसे हम पता करेंगे कि भाई जो डिजीज़ है वो डोमिनेंट डिजीज़ है, रिसेसिव डिजीज़ है, उसके बाद एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोजोमल लिंक्ड है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता करनी है। तो पेडिग्री से हम 3 चीज़ें पता करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ना होगा, वो डिजीज़ डोमिनेंट है या रिसेसिव, डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, ये पता करना होता है। और उसके बाद में ये पता करने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है हमारा, ये स्टेप 1 हो गया। जो स्टेप 2 होता है वो एक्स लिंक्ड है या फिर और ऑटोजोम। अब ये एक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल का मतलब क्या है, क्रोमोजोम टाइप पर। भाई कोई भी डिजीज़, कोई भी कैरेक्टर डेवलप होता है वो किसी जीन के वजह से डेवलप होगा। वो जीन किस तरह के क्रोमोजोम पर लोकेटेड है, अगर वो एक ऑटोजोमल क्रोमोजोम पर लोकेटेड है। ऑटोजोमल क्रोमोजोम यानी कि 1 से लेकर के 22 क्रोमोजोम। ह्यूमंस के अंदर में 1 से लेकर के 22 क्रोमोजोम कैसे होते हैं, ऑटोजोमल क्रोमोजोम। तो अगर कैरेक्टर इन में से किसी एक पे प्रेजेंट जीन की वजह से डेवलप हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑटोजोमल डिजीज। लेकिन अगर एक्स क्रोमोजोम है और इस एक्स क्रोमोजोम पे कोई कैरेक्टर, कोई जीन प्रेजेंट है और उसकी वजह से डिजीज हो रही है, तो ऐसे डिजीज को बोला जाता है एक्स लिंक्ड कैरेक्टर या एक्स लिंक्ड डिजीज। अब ये कैसे पता करते हैं, स्टेप 1 में डोमिनेंट, रिसेसिव और एक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल ये समझेंगे। पहले सबसे इजी होता है डोमिनेंट और रिसेसिव कॉन्सेप्ट को समझना। उसके लिए आपको याद रखना है कि जो डोमिनेंस कैरेक्टर होगा, जो डोमिनेंट ट्रेट होगा, वो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करता है। डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ एक डोमिनेंट एलील की ज़रूरत होती है। चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो तब भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा तब भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसका मतलब डोमिनेंट जो होता है ना, वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अगर ये हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो यहाँ पे कभी भी कोई कैरियर नहीं बन सकता, कभी भी कोई कैरियर नहीं बन सकता। कैरियर का मतलब होता है एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास में डिजीज करने वाला एलील प्रेजेंट होगा, लेकिन वो खुद डिजीज नहीं होगा। वो अपनी आगे वाली जनरेशन को भले से डिजीज भेज सकता है, लेकिन उसके अंदर में डिजीज दिखाई नहीं देती। लेकिन डोमिनेंट ट्रेट्स के अंदर में ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा, चाहे उसका एक भी एलील, डोमिनेंट एलील उस इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो। इसका मतलब कि वो कभी भी जनरेशन स्किप नहीं कर सकता, कभी भी कोई जनरेशन स्किप नहीं कर सकता। जनरेशन स्किप का मतलब होता है कि पेरेंट्स में डिजीज हुए बिना डायरेक्ट बच्चों में डिजीज होना। पेरेंट्स में डिजीज हुए बिना
अगर डायरेक्ट बच्चों में डिजीज हो रही है तो इसको बोला जाता है जनरेशन स्किप। पर क्या डोमिनेंट ट्रेड्स के अंदर जनरेशन स्किप हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब अगर कभी भी ऑफस्प्रिंग में डिजीज आ रही है तो मदर और फादर में से किसी एक में डिजीज होना जरूरी है, तभी वो डिजीज डोमिनेंट हो सकती है, अदरवाइज वो रिसेसिव होगी, डोमिनेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे जनरेशन स्किप कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यही सबसे बड़ा प्रूफ होता है डोमिनेंट और रिसेसिव का। जैसे मैं कुछ पेडिग्री देता हूँ, आपको समझना बताना है सिर्फ कि ये डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट डिजीज है या फिर रिसेसिव। पहला हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का। मान लो ये हमने एक ट्रेट बनाया है, पेडिग्री बनाई है, ठीक है, ये एक पेडिग्री है, यहाँ पे कुछ इस तरह का ट्रेट है, ठीक है। अब इस ट्रेट का बताना है कि ये ट्रेट डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये वाली जनरेशन देखनी थी। आप ध्यान से देखें तो बच्चों के अंदर डिजीज़ जा रही है विदाउट पेरेंट के, तो इस तरह से डिजीज़ जा रही है। पेरेंट्स को छोड़ के डायरेक्ट बच्चों में डिजीज़ जंप नहीं कर सकती। मतलब इस जनरेशन से डायरेक्ट डिजीज़ कहाँ जंप कर रही है? इस जनरेशन में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये डोमिनेंट नहीं हो सकता। ये किस तरह की डिजीज़ है? ये किस तरह का ट्रेट है? रिसेसिव ट्रेट है ये, डोमिनेंट नहीं हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल और ड्रॉ करते हैं पेडिग्री का। यहाँ पे ये एक पेडिग्री है, अब बताना ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस जनरेशन में, यानी कि इन पेरेंट्स के अंदर डिजीज़ है और इनके अंदर डिजीज़ जा रही है, इसके बच्चे में डिजीज़ है तो यहाँ पे भी डिजीज़ है। मतलब ये जनरेशन स्किप नहीं कर रहा। जनरेशन स्किप नहीं कर रहा, इसका मतलब होता है कि ये डोमिनेंट डिजीज़ होने के चांसेस इसके ज़्यादा है। तो ये हो जाती है डोमिनेंट डिजीज़। तो इस तरह से बहुत ईजिली पता किया जा सकता है कि ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। अब आते हैं एक्स लिंक्ड डिजीज़ या फिर ऑटोसोमल डिजीज़। जो सेकंड स्टेप हमारा पता करने का रहता है वो है एक्स लिंक्ड या फिर ऑटोसोमल, ठीक है। ऑटोसोमल मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर जो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं 1 से 22 क्रोमोसोम, उन पर कैरेक्टर जीन लोकेटेड होना चाहिए उस डिजीज़ का, या फिर एक्स लिंक्ड यानी कि एक्स क्रोमोसोम पर वो जीन लोकेटेड होना चाहिए। इसके लिए आपको याद रखना होगा कि एक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग प्रेजेंट होता है। फीमेल के अंदर में ये XX होता है और मेल के अंदर में ये XY प्रेजेंट होता है। जब ये मेल और फीमेल में अलग अलग टाइप का प्रेजेंट है तो एक्स लिंक्ड कभी भी डिजीज होगी, एक्स लिंक्ड ट्रेट होगा, तो वो मेल के अंदर में परसेंटेज अकरेंस अलग दिखाई पड़ेगा और फीमेल के अंदर में अलग दिखाई पड़ेगा। और ऑटोसोमल में ऐसा कोई चेंज नहीं होता। ऑटोसोमल तो 22 पेयर मेल में भी होते हैं, चाहे फीमेल की बात करें वहाँ भी 22 पेयर होते हैं, और मेल की बात करें वहाँ भी 22 पेयर होते हैं। तो जब भी ऑटोसोमल ट्रेट होगा तो इसके एक्सप्रेशन में कभी भी मेल और फीमेल में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स लिंक्ड की पहले और उसके बाद में ऑटोसोमल की बात करेंगे। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, पहले हमें पढ़ना है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। मान लो आपके पहले स्टेप में पता लगा कि जो डिजीज है वो डोमिनेंट डिजीज है, तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या फिर ऑटोसोम डोमिनेंट है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कभी कोई डिजीज एक्स लिंक्ड है और अगर उसमें फादर अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड यानी फादर के अंदर एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन लोकेटेड है डिजीज वाला, मदर चाहे अफेक्टेड हो या मदर अफेक्टेड ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फादर अफेक्टेड होना चाहिए। और अगर ऐसा फादर अफेक्टेड है तो इसकी सारी बेटियां अफेक्टेड होंगी ही होंगी, कितनी भी बेटियां हो जाएं वो सारी की सारी अफेक्टेड होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फादर एक एक्स
जो क्रोमोसोम है, एक एक्स जीन है एक्स के ऊपर, वो डिजीज देने ही वाला है। सन का मदर से डिपेंड करेगा, लेकिन जो फादर अगर अफेक्टेड है एक्स लिंक डोमिनेंट में, तो सारी की सारी बेटियां, जितनी भी बेटियां बनेंगी वो सब अफेक्टेड होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्योंकि पहले स्टेप में आपने ये तो कवर कर लिया कि वो डोमिनेंट था, दूसरे स्टेप में आपको कवर करना था कि वो एक्स लिंक डोमिनेंट है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो अगर एक्स लिंक डोमिनेंट कैंसिल हो गया तो वो पक्का क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। दूसरी कंडीशन होती है ऑटोसोम एक्स लिंक्ड रिसेसिव ढूंढने में। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, मान लो आपका फर्स्ट स्टेप जो आपने कंप्लीट किया उसमें आपको पता लगा कि जो डिजीज है, जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो अब रिसेसिव कैरेक्टर में एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये भी सर्च करना पड़ेगा। तो आप ऑटोसोमल सर्च मत करिए, आप एक्स लिंक्ड रिसेसिव समझिए, और अगर वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव की खास बात है कि यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एक पैटर्न होता है, वो बनता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न का मतलब है 3 जनरेशन, जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3। इसके मेल से डिजीज जाएगी नेक्स्ट जनरेशन के फीमेल में, और वहां से नेक्स्ट जनरेशन के मेल में। इस पैटर्न को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, रिसेसिव कैरेक्टर्स खाली क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो समझो। जैसे मान लो कोई मेल इंडिविजुअल है, वो डिजीज्ड है, लेकिन वो डिजीज कैसी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, और जो उसकी वाइफ है वो नॉर्मल है। तो ऑफस्प्रिंग जो बनने वाले हैं, मान लो 2 तरह के ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, मेल और फीमेल। मेल तो नॉर्मल ही बनेगा क्योंकि फादर अपना वाई देगा और मदर एक्स देगी, तो ये नॉर्मल बनेगा। लेकिन जो फीमेल बनने वाली है वो अब की बार क्या बनेगी, कैरियर बन जाएगी। कैरियर का मतलब होता है, जैसा हमने पहले भी बताया था, कि उसके अंदर डिजीज वाला एलील तो प्रेजेंट है, ये एलील तो प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि ये एलील रिसेसिव एलील है तो ये अपने आप को क्या एक्सप्रेस कर पाएगा, नहीं। जब ये अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा तो एलील होने के बावजूद ये डिजीज नहीं दिखाई देगी। भले से ये डिजीज नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल ना कहला करके क्या कहलाती है, कैरियर, क्योंकि इसके पास में डिजीज करने वाला एलील प्रेजेंट है। मान लो इसकी शादी होती है किसी से, नॉर्मल मेल से, एक्स वाई, इनके 2 बच्चे बनते हैं, मेल और फीमेल, एक सन और एक डॉटर। इन दोनों में से जो डॉटर है वो तो हमेशा नॉर्मल बनेगी, चाहे उसके पास में मदर से ये आ जाए या फिर नॉर्मल वाला भी आ सकता है, तो दोनों कंडीशन है। लेकिन फादर से एक नॉर्मल एक्स इसको मिलने वाला है जो डोमिनेंट है, तो ये नॉर्मल रहेगी। पर जो सन बनेगा उसके पास अगर मदर से ये एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ये वाला, और फादर से तो वाई आएगा, तो इस सन कैसा हो जाएगा, डिजीज, और ये ग्रैंडफादर कैसा था, डिजीज। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि इस ग्रैंडफादर ने अपनी डॉटर को एलील भेजा, लेकिन वो वहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हो पाया क्योंकि वो कैरियर बनी, और ये कैरियर जा करके आगे डिजीज कॉज करती है, क्योंकि अपने सन में, तो इसी को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसमें ग्रैंडफादर अपने ग्रैंड सन को डिजीज देता है थ्रू उसकी बेटी के थ्रू। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो पहला तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव को पहचानने का तरीका है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। दूसरा तरीका है कि अगर कभी भी डॉटर अफेक्टेड हो, डॉटर अफेक्टेड हो, तो आप बहुत इजीली एक्स लिंक्ड रिसेसिव बता सकते हैं। डॉटर के अफेक्ट होने की कंडीशन है कि दोनों के दोनों एलील्स जो हैं वो डिजीज वाले होने चाहिए, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इसका मतलब मदर से भी डिजीज्ड एलील आना चाहिए और फादर से भी डिजीज्ड एलील आना चाहिए। अब देखना, फादर से डिजीज एलील तभी आ पाएगा जब फादर खुद अफेक्टेड होगा। मदर से डिजीज एलील दोनों कंडीशन में आ सकता है, चाहे वो डिजीज्ड हो या फिर अगर वो कैरियर है तब भी। इसका मतलब अगर डॉटर अफेक्टेड है तो 100% फादर को अफेक्टेड होना ही पड़ेगा।
अगर ये कंडीशन नहीं है तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। मदर कैसी भी हो सकती है, मदर कैरियर भी हो सकती है या फिर अफेक्टेड भी हो सकती है, बट एटलीस्ट कैरियर होगी तो डॉटर अफेक्टेड हो जाएगी। तो इस तरह से हम ईजिली पता कर सकते हैं। पहले ऑटो डोमिनेंट और रिसेसिव पता कर लो जनरेशन स्किप के थ्रू, फिर उसके बाद में आपने डोमिनेंट पता कर लिया तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या नहीं वो पता करो। मान लो अगर पहले स्टेप में रिसेसिव डिजीज निकल के आई तो ये पता करो कि जो डिजीज है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है, और इजीली आप ये सारे कॉन्सेप्ट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा।